सीमा को घर के खाने से अच्छा बाहर का खाना लगता था और सबसे ज्यादा उसे मोमोज पसंद थे। सीमा अपनी माँ सुषमा और भाई रुपेश के साथ रहा करती थी। सीमा पढ़ने में काफी अच्छी लड़की थी, इसीलिए वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। ऐसे ही एक दिन सीमा अपनी सहेली रिया के साथ कॉलेज से घर आ रही थी, तभी उसकी नजर मोमो वाले के ठेले पर जाती है। यार रिया देख ना, मोमो, बहुत दिन हो गए मोमो खाए हुए, चलना चलते हैं। क्या यार सीमा, तू भी ना, अभी एक हफ्ते पहले ही तो हमने मोमो खाए थे। चल ठीक है, अगर तुझे मोमो नहीं खाने तो आज हम स्प्रिंग रोल खाएंगे। बोल, मंजूर है? चल ठीक है, तू इतना कह ही रही है तो मैं मना भी नहीं कर सकती। चल चलते हैं खाने। दोनों सहेलियां मोमो वाले के पास जाती हैं और स्प्रिंग रोल लेकर खाने लगती हैं, लेकिन सीमा को सॉस काफी तीखी लगती है। तीखी सॉस खाने के कारण सीमा का मुंह लाल हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना सीमा, तू बोलती क्यों नहीं? यार रिया, तीखा कितना लग रहा है? तीखा लग रहा है मुझे, बता ना क्या करूं? मेयोनीज ले लेना, उससे खा ले, तीखा नहीं लगेगा फिर। रिया की बात सुनकर सीमा जल्दी से मेयोनी लेती है और स्प्रिंग रोल के साथ खाने लगती है। कुछ देर बाद सीमा अपने घर चली जाती है और शांति से सो जाती है। अगले दिन जब सीमा अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, तभी वहाँ सीमा की माँ सुषमा आती है और सीमा से बोलती है, सीमा, आज तू कॉलेज मत जा, घर पर आराम कर ले। कॉलेज न जाऊं? पर क्यों? क्या हुआ माँ, आप मुझे कॉलेज जाने से क्यों मना कर रही हैं? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज हॉस्पिटल चली जाऊँ, और जब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो उस दौरान घर में भी तो किसी का होना जरूरी है ना। सीमा कुछ बोलती उससे पहले सीमा के फोन पर रिया का फोन आ जाता है और वो भी आज कॉलेज जाने से मना कर देती है। ठीक है माँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वैसे भी आज रिया भी नहीं जा रही है। आप आराम से हॉस्पिटल जाओ और अपनी दवाई लेकर आओ। सीमा की बात सुनकर सुषमा सीमा का माथा चूमती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। सीमा भी अपने कमरे में बैठकर अपना फोन यूज कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। दरवाजे की दस्तक सुनकर सीमा अपने घर का दरवाजा खोलती है। अरे माँ, आप आ गई? और ये आपके हाथ में क्या है? ये मेरे हाथों में स्प्रिंग रोल है। तुझे ये स्प्रिंग रोल पसंद है ना? हाँ माँ, पसंद तो बहुत है। आप बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अंदर आओ ना। सीमा की बेसब्री देखकर सुषमा अंदर जाती है। सीमा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी स्प्रिंग रोल लेकर आती हूँ। ले खा। तुझे पता है, मैंने स्प्रिंग रोल बनाना सीखा है और अब मैं घर में भी स्प्रिंग रोल बनाया करूँगी। अच्छा माँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। फिर बात तो अच्छी है, पर मैं तुझे ये समझाना चाहती हूँ कि आज से मैं घर में ही स्प्रिंग रोल बनाऊंगी। तुझे बाहर खाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और आज तो मैं इसको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैंने सोचा घर पर बाहर जैसा टेस्ट मिले ना मिले, इसलिए आज आखिरी बार तुझे बाहर का खिला दूँ। पर माँ, ये तो सरासर गलत है ना। सीमा बोल ही रही होती है कि तभी उसको खांसी आ जाती है। कितनी बार बोला है कि खाते समय कुछ मत बोला कर, पर नहीं, तुझे तो मेरी सुननी ही नहीं है। पानी पीने के बाद उसकी खांसी तो रुक जाती है, पर उसको मिर्च लगना शुरू हो जाती है। माँ, मुझे तीखा लग रहा है, बताओ ना क्या करूँ? पानी से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। रसोई में मेयोनीज रखी होगी, उसको ले ले और उसके साथ खा ये रोल। अपनी माँ की बात सुनकर सीमा रसोई में से मेयोनी लेने जाती है, पर वो गलती से दही की कटोरी उठा लेती है और बाहर हॉल में आकर दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। ये क्या, मेयोनी आज खट्टी खट्टी क्यों लग रही है? मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे मेयोनी खट्टी हो या मीठी। सीमा दही के साथ मजे से रोल खा लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ घंटे बाद जब सीमा का भाई रुपेश घर आता है, तो सुषमा अपने बेटे के लिए दही लेने जाती है, पर उसको दही कहीं नहीं मिलती। सीमा, सीमा, अरे कहाँ है ये लड़की? सुनती भी नहीं। क्या हो गया माँ, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? मैंने यहाँ पर एक कटोरी में दही रखी थी, वो दही कहीं मिल नहीं रही। तूने कहीं रख दी है क्या? क्या, यहाँ जो रखी थी वो दही थी? पर आपने तो मेयोनी कहा था ना। गवार कहीं की, मैंने तुझे कहा था रसोई में मेयोनी ले ले, इसका मतलब था रसोई के अंदर जो फ्रिज रखा है उसमें से ले ले, और तूने कटोरी वाली दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लिए। हाँ, तो जब आप पूरा वर्ड नहीं बोलोगी तो यही होगा ना। तुझे मेयोनी और दही के टेस्ट में अंतर नहीं पता क्या? वैसे मुझे खट्टी लगी तो थी, फिर मैंने सोचा कि मेयोनी में आपने नमक मिला दिया होगा, इसीलिए मैंने मेयोनी खा ली। हे भगवान, मैंने कैसी औलाद को जन्मा है।
जिसको दही और मेयोनी में अंतर ही नहीं पता। रहने दो माँ, और वैसे भी आपने दही को बाहर रखा ही क्यों था? वो इसीलिए क्योंकि रुपेश को ठंडी दही नहीं पसंद। दोनों माँ बेटी में अनबन हो रही थी। तभी वहाँ रुपेश आ जाता है और उनकी बातें सुनकर उनके करीब जाता है। मेरी दही ये खा गई। इसको पता है मैं हमेशा दही खाता हूँ, उसके बिना मुझे कुछ खाया नहीं जाता, और ये फिर भी दही खा गई। हाँ तो एक दिन खाना मत खा। वैसे दही के साथ स्प्रिंग रोल का टेस्ट ही अलग था, मजा ही आ गया था खाकर। इतना बोलकर सीमा वहाँ से चली जाती है। समय ऐसे ही बीतता है और समय के साथ दही के साथ स्प्रिंग रोल खाने लगती है। आए दिन वो अपने भाई की दही खा जाया करती थी। हर बार की तरह उसके घर में रुपेश और सीमा के बीच में युद्ध हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, माँ मेरी दही कहाँ है? माँ कहाँ है मेरी दही? हाँ हाँ, अब इसको भी दही खाना है। नकलची बंधरिया कहीं की। नकल करना ना कोई तुझसे सीखे। हाँ हाँ, अपना मुंह बंद रख, फालतू मत बोल। आज रिया आने वाली है, मुझे उससे अपनी नई रेसिपी खिलानी है। तुझे आता क्या है बनाना जो तू अपनी नई रेसिपी खिलाएगी? ये मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझती। माँ बताओ भी अब। ओ मोटी बुद्धि, माँ घर पर नहीं है। माँ घर पर नहीं है मतलब? माँ खो गई है। बता, ढूंढ के लाएगी? तुझसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जाता है क्या? अरे माँ बाजार गई है, आने में समय लग सकता है। घर में दही नहीं है, माँ भी नहीं है, रिया भी आने वाली है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ अब मैं, कि अब रिया को वो कैसे खिलाऊंगी मैं। भाई देखना, आज रिया आ रही है और घर में दही नहीं है और ना ही रोल है, तो एक काम करेगा? मैं कुछ नहीं करूँगा, तुझे जो करना है तू कर। कुत्ता कहीं का, एक नंबर का कामचोर है। क्या कहा तूने? अब तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे क्या सुन रहा है तू? मैंने कुर्ता कहा है। जब मेरी शादी होगी ना, तो तुझे अपने लिए अपने पैसों का कुर्ता दिलवाऊंगी मैं। बहरा नहीं हूँ मैं, सब सुनाई देता है मुझे। अच्छा ये सब छोड़, तू इतना गिड़गिड़ा रही है तो चल माफ किया तुझे। और बता करना क्या है? तुझसे अपना बदला तो लेकर ही रहूंगी मैं। अब बता भी दे। मन में सोचने से ना कि मैं बदला लूंगी तो बदला ले नहीं पाएगी तू, बस धमकी देती रहती है हर वक्त। अब बता भी। ज्यादा कुछ नहीं, दही लानी है और स्प्रिंग रोल लेकर आने हैं। ओ तो उनको मिला के तू गोबर बनाएगी और मिलके अपने दोस्तों के साथ मजे से खाएगी। तू जा रहा है या नहीं? उनकी बात सुनकर रुपेश हंसते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद वो दही के साथ स्प्रिंग रोल लेकर आता है, लेकिन रिया उसके घर नहीं आती। मैं इससे कभी जिंदगी में बात नहीं करूंगी। बहुत उसने नाटक कर लिया अब, पर अब नहीं। अरे हुआ क्या है? सीमा अब अपने भाई को सब बताती है और उदास हो जाती है। रुपेश अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता था, इसीलिए वो उसके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, देख सीमा, आज नहीं आ पाई तो क्या हो गया, उसको भी काम आ गया होगा। अगर उसे जरूरी काम नहीं होता तो वो तो आती ना। तू तो जानती है ना कि तू बुलाए और वो ना आए, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। अरे कुछ इम्पोर्टेंट आ गया हुआ काम, इसलिए नहीं आई। ये सब छोड़, एक काम कर, हम दोनों मिलके ना एंजॉय करते हैं, क्या बोलती है? अपने भाई की बात सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने भाई के साथ दही के साथ स्प्रिंग रोल खा लेती है। शकुंतला ने अपने 5 बेटों की शादी कम खर्चों के कारण एक साथ एक ही मंडप पर निपटा दी थी। अब शकुंतला 5 बेटों के साथ 5 बहुओं की सास बन चुकी थी। एक रोज शकुंतला हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी शकुंतला की बड़ी बहू काजल हॉल में आकर बैठ जाती है। माँ जी, सास बिना ससुराल सीरियल आ रहा है, जरा लगा दो ना। तुझे दिख नहीं रहा क्या? मैं भजन सुन रही हूँ और तुझे सास बिना ससुराली क्यों देखना है? तेरी सास पर लोक सिधार गई है क्या? माँ जी, आप भी उस नाटक को देखोगी ना तो आपको भी समझ आ जाएगा कि सास के बिना ससुराल कितना सुखी होता है। राम रे राम, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आ रही है क्या बहू? तू अपनी ही सास के सामने ये कहे कि सास बिना ससुराल स्वर्ग है। माँ जी, सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन उसे झुटलाया नहीं जा सकता। बहू अभी मुझे भजन सुनने दे, वरना सुबह सुबह कलेश हो जाएगा घर में। अच्छा माँ जी, आप कुछ भी कह और कर सकती हो, लेकिन हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम चारों? इसे लेकर जाओ और काम दो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। शकुंतला के इतना बोलते ही शकुंतला की बाकी की बहुएं भी वहाँ आ जाती है और अपनी जेठानी की साइड लेते हुए अपनी सास को ही कोसती है। माँ जी, बहुत समय हो गया है चुप रहते रहते, सहन की भी कोई सीमा होती है। हाँ माँ जी, अब हम और नहीं सह सकते हैं। खाने पीने से लेकर आप हमारे साथ भी अत्याचार कर रही हैं और मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती हूँ। माँ जी, मैं बताती हूँ दीदी किस बारे में कहना चाहती है। दरअसल बात ये है कि आपने जो हमें नीचे सोने वाला बिस्तर दे रखा है, उस पर हमसे सोया नहीं जाता है। मेरी तो कमर ही अकड़ जाती है,
नीचे एक चादर बिछाकर सोने में आप हमें हमारे घर से आए हुए बेड क्यों नहीं देती? अरे किसी को कुछ बोलना है? देखो मैं इस पर सोचूंगी, अभी तुम लोग घर के कामों में ध्यान दो। शकुंतला अपनी सभी बहुओं की सुनने के बाद अपने मन की करती है। शकुंतला अपनी बहुओं को अच्छा बिस्तर नहीं देना चाहती थी, जबकि पांचों बहुओं के ससुराल से सोफे, बेड, टीवी, कूलर, एसी सब आया हुआ था। लेकिन शकुंतला ने सबको एक पंखा, 2 चादर, एक तकिया, एक कुर्सी और पांचों को एक कमरा दिया हुआ था। अरे शकुंतला, क्या बात है, सुबह सुबह हरि का नाम जप रही है। लगता है कि अब तेरे मन में भी पूजा पाठ का विचार आने लगा है। मैं तो सुबह से बैठी हूँ हरि नाम का जप करके, ताकि मेरा मन लगा रहे। नहीं तो तू तो मेरी बहू को जानती है ना कि वो कैसी है। तू तो जानती है ना मेरी बहू कितना दिमाग खाती है। मुझे तो पहले लगता था कि मेरे 5 बेटे हैं और बहुओं के आने के बाद तो मैं हंसी खुशी रहूंगी, लेकिन इन्होंने तो आकर मेरी शांति ही भंग कर दी है। माँ जी, आप आधी अधूरी बातें क्यों बता रही हैं विमला काकी को? दरअसल बात ये है विमला काकी कि माँ जी ने हम पांचों बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है। अरे शकुंतला, ये क्या कह रही है तेरी बहू? तूने अपनी बहुओं का एक बिस्तर कर रखा है? ये सब एक कमरे में सोती हैं क्या? हाँ काकी, और तो और हमें हमारे मायके से दहेज में आया बेड भी इन्होंने स्टोर रूम में रखवा रखा है और हम सब नीचे चादर बिछाकर सोते हैं। शकुंतला, तू कब से इतनी अत्याचारी सास हो गई? अरे अपनी बहुओं पर इतना अत्याचार न कर कि कल तेरा नाम न्यूज़पेपर में आ जाए। 5 बहुओं ने मिलकर किया अत्याचारी सास का कत्ल। ब्रेकिंग न्यूज। अब आप ही समझाइए माँ जी को, वरना इनका बस चले तो हमें एक चादर भी न दे। निशा के जाने के बाद ही शकुंतला की पड़ोसन विमला शकुंतला से कहती है, देख शकुंतला, तू तो अच्छे से जानती है कि तू एक नहीं बल्कि 5 बहुओं की सास है, और एक सास पर अगर 5 बहुओं की जिम्मेदारी हो तो उसे अपनी बहुओं को समझने में दिक्कत आती है। लेकिन तू तो अपनी बहू पर इन कुछ महीनों में ही इतना अत्याचार कर रही है। देख मैं समझती हूँ, लेकिन मेरी बहू पे अत्याचार करने के पीछे का कारण बस यही है कि मेरे 5 बेटे बाहर है और मैं चाहती हूँ कि मेरी 5 बहुएं मिलजुल कर रहे। इसलिए मैंने उन्हें एक ही कमरा दिया है सोने के लिए, ताकि इससे बिजली बिल भी बचे। अरे तो उसी में 2 बेड लगवा दे, ताकि पूरे दिन इतना काम करने के बाद वो 5 चैन की नींद ले सके। देख तेरी बातों में लॉजिक तो है। अगर मैंने इन्हें गद्दे वाला बिस्तर दिया तो ये सुबह सुबह जल्दी उठेंगी नहीं, और जल्दी उठेंगी नहीं तो घर का काम कैसे होगा, और 5 आपस में ही झगड़ेंगी फिर। देख तेरी बातों में लॉजिक है, लेकिन तू अपनी बहुओं पर कुछ ज्यादा ही अत्याचार कर रही है। अरे मैं तो कहती हूँ, तेरी बहुएं तुझे झेल कैसे रही हैं? जिस दिन उन्होंने खुद के लिए आवाज उठाई उस दिन तुझे दिक्कत हो जाएगी। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर भी शकुंतला पर कोई असर नहीं होता। इधर शकुंतला की 5 बहुओं को भी ये उम्मीद थी कि शकुंतला उनकी बात ना सही लेकिन विमला की बात तो मानेगी। अब देर शाम शकुंतला के ना रहने पर शकुंतला की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देख रही होती। आज विमला काकी माँ जी को समझा कर गई है। मुझे तो लगता है माँ जी हमारे सोने के लिए बेड वापस कर ही देगी। वैसे माँ जी को समझाना इतना आसान भी नहीं है, वो किसी की बातों में नहीं आती। हाँ हाँ, माँ जी को समझाना इतना आसान नहीं है, लेकिन विमला काकी की बात तो वो सुनती है ना। मुझे तो नहीं लगता माँ जी विमला काकी की बात भी मानेंगी। और माँ जी ने अगर आज भी हमें नीचे एक कमरे में ही सोने को मजबूर किया तो माँ जी के लिए आज की रात मुसीबत आएगी। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। माँ जी को बहुत प्यार से समझा लिया। अब मैं माँ जी को दिखाती हूँ कि हम 5 भी किसी से कम नहीं है। 5 बहुएं अपनी सास के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी शकुंतला बाहर से आ जाती है और वो अपनी बहुओं को एक साथ बैठी देखकर कहती है, क्या बात है, लगता है अपनी सास को फंसाने की साजिश चल रही है। नहीं नहीं माँ जी, हम तो बस आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज आप हमारे कमरे में बेड लगवाने वाली हो ना। अरे किसने कह दी? ये रात में सपना देख लिया है तुम 5 ने। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी, मेरी। शकुंतला के इतना बोलने के बाद ही शकुंतला की 5 बहुओं का मुंह उतर जाता है। लेकिन घर का काम करने के बाद जब 5 सोने जाती हैं, तो काजल अपनी बाकी की देवरानियों से कहती है, कब तक तुम लोग अपनी सास का अत्याचार सहती रहोगी? उठो, जागो और अपनी सास को सबक सिखाओ। आज हम माँ जी के बेड पर सोएंगे, वो भी माँ जी के साथ। ध्यान रहे, जिसे जहाँ बेड पर जगह मिले ना, वहाँ चुपचाप से सो जाना।
काजल के इतने कहने भर की देरी थी कि शकुंतला की पांचों बहुएं शकुंतला के कमरे में पहुंच जाती हैं और डबल बेड पर जहां जगह मिलती है वहां लेट जाती हैं। ये देखकर शकुंतला हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अरे बहुओं, ये क्या कर रही हो तुम पांचों? यहाँ जगह भी नहीं है, जो सारी यहीं आकर लेट गई हो। माँ जी, हमें वहाँ नींद नहीं आ रही है। बाकी आप देख लो, अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप सोफे पर या नीचे सो सकती हैं। लेकिन मैं अपने ही बिस्तर को छोड़कर क्यों जाऊं? माँ जी, जैसे आप अपनी जिद पर है कि आप हमारे कमरे में बेड नहीं लगवा सकती, उसी तरह से ये हमारी जिद है कि हम भी आपके साथ बेड पर सोएंगे। शकुंतला को सारी रात नींद नहीं आती और वो अपने ही बिस्तर पर बैठी हुई अपनी बहुओं को एक ही बेड पर सोई देख रही होती है। कोई हाथ चला रही थी तो कोई किसी का पाँव किसी के मुंह पर होता है, और तो और काजल तो खर्राटे मार मार कर सो रही थी। अरे ओ शकुंतला, अरे उठ भी जा। रात भर किसके ख्यालों में खोई थी जो यहाँ अभी बैठी बैठी झपकी ले रही है। अरे विमला, मैं तुझे क्या बताऊं, कल तो इन पांचों बहुओं ने मेरा जीना हराम कर दिया था। मेरे ही बेड पर रात में आकर सो गई। यानी तेरी बहुओं का और तेरा बिस्तर एक हुआ पड़ा था क्या? हाँ, अब मैं एक और रात भी अपनी बहुओं के साथ काट नहीं सकती। मैंने अभी अपने लड़कों को बुलाया है, 5 बहुओं के कमरे में इनका बेड लगवा दे रही हूँ। मैंने तो सारी रात जाग कर काटी है। देर से ही सही, लेकिन शकुंतला को जब एहसास होता है कि जो वो अपनी बहुओं के साथ कर रही है वो कितना गलत है, और एक रात जागने के बाद ही शकुंतला अपनी बहुओं का उनके मायके से आया बेड उन्हें लौटा देती है, जिस पर शकुंतला की पांचों बहुएं भी बड़े आराम से सोती हैं। रेवती और शर्मीली पक्की सहेली थी और पड़ोसन भी थी। शर्मीली को इंग्लिश बोलने का बहुत शौक था। जब वो कहीं जाती थी तो हमेशा इंग्लिश में ही बात किया करती थी। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी आती थी, जिसके चलते उसे अपने आप में बहुत घमंड था। एक दिन रेवती रसोई में चाय बना रही होती है, तभी शर्मीली आती है और कहती है, रेती, वेयर आर यू रेती? क्यों शोर मचा रही है? रसोई में ही तो थी मैं, आ जाती वहीं पर। ओह सॉरी, आई डिडंट फाइंड यू। वेयर इज योर किचन? मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मुझसे ये अंग्रेजी मत बोला कर, मेरे पल्ले नहीं पड़ती। अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो ठीक से हिंदी में किया कर, वरना मत किया कर। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। तू तो तुरंत गुस्सा होने लगती है। मैं तो बोलती हूँ तू भी इंग्लिश बोलना सीख ले, बहुत मजा आता है बोलने में। एक बार तू इंग्लिश बोलना सीख गई तो फिर तुझे हिंदी भाषा अच्छी ही नहीं लगेगी। मुझे जितना सीखना था मैंने सीख लिया, अब मुझे नहीं बल्कि मेरे बच्चों के बच्चों को सीखने की जरूरत है। मैं तो उन्हीं के साथ ही खुश रहूंगी, और जो मजा अपनी भाषा में है वो किसी और भाषा में कहाँ। जिसे अंगूर नहीं मिलते हैं वो यही कहता है कि अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो चीज हमें आती ही नहीं उसे गलत सलत बोलकर लोगों के सामने अपना मजाक बनवाने से अच्छा है कि जो काम हमें आता है और जिसमें हम निपुण हैं वही काम क्यों ना करें। हाँ मेरी माँ, मैं समझ गई तू क्या कहना चाहती है। अब मैं जिस काम के लिए आई हूँ वो काम बोलूँ या तू मुझे ऐसे ही सुनाती रहेगी? हाँ बोल, क्या काम है तुझे? अगर तुझे अंग्रेजी में ही बोलना है तो तू बाहर जाने का रास्ता देख ले। हाँ ठीक है, समझ गई। मैं यहाँ तुझसे एक कटोरी चावल मांगने आई हूँ, क्या तू मुझे चावल देगी? अभी कल ही तो मैंने देखा था कि तेरा बेटा राशन लेकर आ रहा था, तो वो क्या चावल लाना भूल गया था? नहीं, मेरा बेटा सामान तो पूरा लाया है, लेकिन मुझे तेरे घर के चावल ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो गांव से आते हैं, उनमें मिठास होती है। ठीक है, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चावल लेकर आती हूँ। रेवती इतना कहकर रसोई में चली जाती है और शर्मीली के लिए एक कटोरी चावल लेकर आती है। शर्मीली चावल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो अपने आप से बोलती है, पता नहीं कहाँ से ये मेरी पड़ोसन बनकर आ गई है। इतनी कंजूस है कि मेरे घर के चावल इसे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि पैसे देकर इसे खरीद ले तो वो इससे नहीं होगा, लेकिन फ्री में जो चीज मिल जाए वो उसके लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आगे से इसने कुछ मांगा ना तो कोई ना कोई बहाना कर दूंगी। कुछ देर बाद रेवती अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज वो हॉल में अकेली बैठी अपने बेटे धीरज के बारे में सोच रही होती है। तभी वो फोन उठाती है और उसे कॉल करती है। हाँ माँ बोलो, कैसी हो आप? तबीयत तो सही है ना आपकी? वाह बेटा, कभी खुद तो फोन करता नहीं है और आज जब मैंने कर दिया तब माँ का हालचाल पूछ रहा है, उनकी तबीयत का ख्याल कर रहा है। माँ आप मुझे ताने क्यों मार रही हो? मैं इसलिए फोन करता हूँ ताकि आप मुझसे प्यार से बात करो, लेकिन आप तो हमेशा ताने देने लगती हो। अच्छा बेटा,
अगर मैंने तुझसे तेरी शिकायत करी कि तेरे अंदर क्या कमी है तो मैं तुझे ताना मार रही हूँ। कभी ये तो नहीं सोचता कि माँ अकेली है, उसे फोन कर लूँ, थोड़ी देर उससे बात कर लूँ। माँ मैं क्या करूँ, समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत काम रहता है, इसलिए फोन नहीं कर पाता। लेकिन अब मैं जल्दी ना आपसे मिलने आऊँगा। हाँ बेटा आ जाना, बहुत मन कर रहा है तुझसे मिलने का, बहुत दिन हो गए तुझे देखे हुए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे जल्दी मिलने आ जाऊँ। धीरज इतना कहकर फोन रख देता है और रेवती रोने लगती है। तभी शर्मीली फिर वहाँ आती है और रेवती को रोते हुए देखकर बोलती है, रेवती, आर यू क्राइंग? तू फिर आ गई इंग्लिश बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब करने के लिए। जा यहाँ से, अभी मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अरे तुम मुझसे गुस्सा मत हो, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे बता कि तू ये रो क्यों रही है? आज मैंने अपने बेटे को फोन किया था, लेकिन उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। बड़े होने के बाद बच्चे कितने बदल जाते हैं। रेवती, यू डोंट क्राई, एवरीथिंग इज फाइन। क्या बोला तूने? तू बार बार इंग्लिश बोलकर मेरी बेइज्जती क्यों करती रहती है, ये जानते हुए कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता। मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, मेरी आदत हो गई है हर बात में इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करने की, इसीलिए मुंह से निकल जाता है। तुझे ज्यादा परेशानी है तो अब मैं तेरे पास आऊंगी ही नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। शर्मीली इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रेवती उसका हाथ पकड़ लेती है और रोक लेती है और उसे बोलती है, रुक जा शर्मिली, तेरे सिवा मेरा और कौन है? अगर तू नाराज हो गई तो मैं किससे बात करूंगी? तुझे जो बोलना है, जैसे बोलना है तू वैसे बोल, लेकिन मुझसे बात कर। ठीक है, तो फिर तू ये रोना धोना छोड़ और मेरे साथ गोलगप्पे खाने चल। जैसे सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, तू भी जी। ओके, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन तू मुझसे वादा कर कि तू मुझ पर गुस्सा नहीं होगी। लेकिन तू भी वादा कर कि जो मैं ये टूटी फूटी इंग्लिश बोलती हूँ तुझे उसके साथ ही रहना पड़ेगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुझे इंग्लिश बोलने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। जो नहीं समझ में आएगा वो मैं तुझसे दोबारा पूछ लूंगी। यू हैप्पी? अरे वाह, लगता है तुझे भी मेरी संगत का असर पड़ गया। तूने इंग्लिश शब्द बोला। अरे हाँ, मैं तो तेरे साथ रहते रहते थोड़ा इंग्लिश बोलना सीख ही गई। अब चल, तेरे साथ गोलगप्पे खाने चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी और वहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। हाँ तू सही बोल रही है, हमें चलना चाहिए। शर्मिली इतना कहकर रेवती को लेकर गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाती है। दुनिया की इस भीड़ में रेवती बिल्कुल अकेली थी। पति के मरने के बाद उसका बेटा पैसे कमाने के लिए दूसरे शहर चला गया था। उसके बहुत बुलाने के बाद भी वो नहीं आया। समय यूं ही बीत गया और समय के साथ रेवती की आस भी खत्म होती गई। एक दिन उसे ऐसा कुछ पता चला जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट ही गई। वो रात एक समय अकेले अपने कमरे में लेटी थी और गुस्से में अपने बेटे को फोन करती है। क्या हुआ माँ, आपको रात को भी चैन नहीं है क्या? क्यों फोन किया है, बताओ। मैं आ रहा हूँ बोलते बोलते सालों निकल गए हैं, लेकिन तुझे मुझसे मिलने का समय नहीं मिला। अब तू सच सच बता कि तू कब आएगा मुझसे मिलने या नहीं आएगा? माँ मैं झूठ बोल बोल के बहुत थक चुका हूँ। आज मैं आपको सच बता ही देता हूँ, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। उस छोटे से शहर में आके मैं क्या करूँगा? माँ मैं अपनी जिंदगी गंवाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ मैंने एक अमीर लड़की से शादी कर ली है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, एक नई दुनिया बसा के। और माँ मैं चाहता हूँ ना, आप भी जहाँ हो खुश रहो और मुझे भी खुश रहने दो और भूल जाओ आपका कोई बेटा भी है। ये सुनकर मानो रेवती के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो और वो फोन रखकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ शर्मीली का बेटा हर्ष आता है और बोलता है, क्या हुआ आंटी, आप रो क्यों रही हो? बेटा अब तेरा दोस्त कभी वापस नहीं आएगा। उसने बोला कि उसने वहाँ एक लड़की से शादी कर ली है और उसी के साथ रह रहा है। आंटी जी, मुझे ये बात पहले से ही पता है। मैं भी वहाँ किसी काम से गया था जहाँ धीरज काम करता है। उसी ने मुझे सब बता दिया था। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि शायद वो बदल जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, वो ना सही मैं हूँ ना, मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूँगा। मैं भी तो आपके बेटे की तरह हूँ। मैं अपने बेटे के बिना कैसे रहूंगी? आंटी जी, आपने भी तो मुझे बचपन से पाला है, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। जैसे मैं अपनी माँ का ख्याल रखता हूँ वैसे ही आज के बाद से आपका रखूंगा। हर्ष रेवती को समझा ही रहा होता है कि तभी शर्मीली वहाँ आ जाती है और हर्ष को वहाँ देखकर बोलती है, मुझे लगा तू ऑफिस से नहीं आया, लेकिन तू तो यहाँ बैठा है। और अब तुझे क्या हुआ रेवती, तू आज फिर रो रही है? Why you are crying? ओ इंग्लिश नहीं, तू बोल शर्मिली, तू जैसे भी बोलती है बहुत अच्छी है। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है
क्योंकि तूने अपने बेटे को वो संस्कार दिए जो मैं अपने बेटे को नहीं दे पाई। रीति इतना कहकर शर्मीली को अपने बेटे की सारी बातें बताती है, जिसे सुनने के बाद वो उसे संभालती है। साथ ही उसे अपनी ही तरह इंग्लिश बोलना सिखाती है और रेवती भी शर्मीली और उसके बेटे के साथ मिलकर रहने लगती है और धीरे धीरे अपने गम को भूलने की पूरी कोशिश करती है।